आज हम अर्थ मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अर्थ मूवमेंट्स यानी कि भूमि की संचलन। भूमि के अंदर किसी भी प्रकार का संचलन अगर होगा तो उसे हम अर्थ की मूवमेंट कहेंगे। और हम सभी जानते हैं कि धरातल का स्वरूप हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बहुत सारे लैंडफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो बनते रहते हैं और टाइम के साथ साथ उनकी आकृति बदलती भी रहती है। तो ये जो चेंजेस आते हैं भूमि पर, ये या तो बहुत एकदम से आ जाएंगे या उनको होने में बहुत लंबा टाइम भी लग जाता है। और उन्हीं के बेसिस के ऊपर इस पूरी प्रोसेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो हमारे सिलेबस में है वो है एंडोजेनेटिक, लेकिन इस डायग्राम में मैं आपको दोनों दिखा रही हूँ, एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक। देखिए, जो एंडो है वो नाम से ही स्पष्ट है। एंडोजेनेटिक का मतलब है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल पैदा होंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग की वजह से कोई भी अगर संचलन भूमि के ऊपर होता है तो उसके पीछे जो फोर्सेस रहेंगी उन्हें हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं, अंतर्जात बल हिंदी में से हम कहेंगे। और इसके बिल्कुल अपोजिट जो होगा वो होगा एक्सोजेनेटिक, यानी कि भूमि के बाहर जो चीजें हैपन होंगी, यानी कि वेदरिंग की प्रोसेसेस अभी आगे आपके सिलेबस में आएंगी। इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, ये सारे के सारे फोर्सेस काम करती हैं पृथ्वी के ऊपर, जिन्हें हम बहिर्जात बल बोलते हैं, एक्सोजेनेटिक। लेकिन इस लेसन में जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं अंतर्जात बल, यानी कि वो सभी चेंजेस जो पृथ्वी के अंतर्जात बलों की वजह से हमें बाहर देखने को मिलते हैं। तो जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो भी दो प्रकार की हैं। स्लो मूवमेंट्स होती हैं और कुछ सडन मूवमेंट्स होती हैं। स्लो मूवमेंट्स का मतलब ऐसी चीजें जिनको होने में बहुत टाइम लग जाता है, जो बहुत ही धीमी गति से होंगी लेकिन वो निरंतर चलती रहती, कंटिन्यूटी में वो चलती रहती है। और जो ये फोर्सेस हैं इनका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हजारों लाखों वर्षों के बाद सामने आता है, यानी कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में उसे नहीं देख पाता। लेकिन जो सडन मूवमेंट्स होती हैं वो आकस्मिक बल हैं जो एकदम से हैपन होंगे। लाइक कोई वोल्केनो एक्टिविटी हो जाती है, कोई भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, इन्हें हम सडन की कैटेगरी में रखेंगे। और जो बहुत ही धीमी गति से होने वाले जो प्रोसेसेस हैं उन्हें हम स्लो मूवमेंट्स बोलते हैं, जिसे हम डायस्ट्रोफिज्म के नाम से भी जानते हैं। डायस्ट्रोफिज्म को हिंदी में हम पटल विरूपण बोलते हैं। इस लेसन में हमारा फोकस इसी पे रहेगा। डायस्ट्रोफिज्म के फिर फर्दर देखिए दो पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। देन आगे फिर उनके बहुत सारी कैटेगरीज हैं और इन्हीं को हमने आगे पढ़ना है। तो ये वही आप देख पा रहे हैं। दोबारा से अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप ऐसे ही बताएंगे टेबल बना के कि एंडोजेनेटिक का मतलब क्या है, एक्सोजेनेटिक का मतलब क्या है। एंडो जो पृथ्वी के अंदर होंगे, एक्सो जो बाहर होते हैं। एंडो की वजह से बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाएगा, वल्केनो है, माउंटेन्स बन जाएंगे, वैलीज बन जाए, कैसे बनी वो अभी आगे आएगा। और एक्सो जो कि पृथ्वी के ऊपर होगा, उसमें अगेन फिर जो है पृथ्वी का जो सरफेस है वो सारा का सारा चेंज होता है। हमारा फोकस रहेगा एंडो पे। अगेन एंडो को हमने दो पार्ट्स में बांटा था, स्लो मूवमेंट्स जो कि डायस्ट्रोफिज्म कहलाएगी, और जो सडन मूवमेंट्स होती है उसमें हम वल्केनोज और अर्थक्वेक्स को रखते हैं। एंडो की बात हमें करनी है। एंडो में भी हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, डायस्ट्रोफिज्म की। सडन मूवमेंट्स जो है वो नेक्स्ट लेसन में मैं कराऊंगी। इस लेसन में एंडो के अंदर हम डायस्ट्रोफिज्म को पढ़ रहे हैं। डायस्ट्रोफिज्म मैं दोबारा बता रही हूँ कि भूमि के अंदर बहुत सारी रीजंस की वजह से धीमी लेकिन निरंतर हलचलें होती रहती हैं। और वो जो हलचलें होती हैं वो दो प्रकार की होंगी, वर्टिकल या ओरिजेंटल। वर्टिकल का मतलब लंबवत और ओरिजेंटल का मतलब है क्षैतिज। जो वर्टिकल होगी उस देखिए उस वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एपिरोजेनेटिक फोर्सेस। आपके बुक्स में दिया भी होगा एपिरोजेनेटिक फोर्सेस। देखिए ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। ज्योग्राफी में जितने भी शब्द हैं वो मोस्टली या तो ग्रीक भाषा से डिराइव किए गए हैं या फिर वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में मोस्टली जो टर्म्स आपको मिलेंगी वो ग्रीक लैंग्वेज से ही हमने डिराइव की हैं। एपिरोजेनेटिक फोर्सेस जो है ये शब्द बना है एपिरोज और जेनेसिस से मिलके। एपिरोज का मतलब होता है महाद्वीप और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी कि ऐसे बल जिनसे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है उन्हें हम एपिरोजेनेटिक फोर्सेस के नाम से जानते हैं। और जो ये बल होते हैं वो कैसे होते हैं, जो कि लंबवत चलते हैं। जो पीछे टेबल में देखिए मैंने लिखा भी है, एपिरोजेनिक के ऊपर मैंने लिखा है वर्टिकल, यानी कि ऐसी फोर्सेस जो लंबवत गति से चलती हैं, जिनकी वजह से भूमि के कुछ भाग ऊपर उठ जाएंगे
या नीचे बैठ जाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा। एपिरोजेनेटिक का मतलब है अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ उठेगा कोई पार्ट, और डाउनवर्ड का मतलब है नीचे की तरफ अगर कोई भाग बैठ जाएगा, तो उसे हम इस कैटेगरी में रखेंगे। और जो देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं ना, अपवर्ड यानी कि जिसमें ऊपर की तरफ जो है कॉन्टिनेंट वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। देखिए अपवर्ड फोर्सेस भी जो होंगी वो दो प्रकार से काम करेंगी। अगर महाद्वीप का कोई भाग, ध्यान से सुनिएगा, अगर महाद्वीप का कोई हिस्सा अपने आसपास के लैंडफॉर्म से ऊपर उठा है तो उसे हम अपलिफ्टमेंट बोलेंगे। कि मैं बात कर रही हूँ महाद्वीप के बिल्कुल बीच के हिस्से की। लेकिन अगर महाद्वीप का तटीय हिस्सा जिसे हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं, अगर कोई ऐसा कोस्टल प्लेन जो पहले जलमग्न था और वो बाद में ऊपर उठ गया है, तो उसे हम अमरजेंस बोलते हैं। दोनों का मतलब देखिए, अपवर्ड में मैंने दो बातें बता दी। अपवर्ड के अंदर किसी पार्ट का ऊपर उठना, लेकिन अगर वो किसी देखिए कोई भूमि का भाग है, उसके लिए हम अपलिफ्ट का वर्ड यूज करेंगे। अगर कोई कोस्टल प्लेन ऊपर उठा है, कोई तटीय भाग ऊपर उठा है, तो उसके लिए हम अमरजेंस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सेम ऐसे ही डाउनवर्ड जिसमें कि नीचे की तरफ बैठेंगे। अगर सेम वैसे ही अगर स्थल का कोई हिस्सा अपने आसपास के हिस्से से नीचे की तरफ बैठ गया है, तो उसे हम सबसिडेंस बोलेंगे, सबसिडेंस। और अगर कोई कोस्टल प्लेन नीचे की तरफ बैठा है तो उसे हम सबमर्जेंस बोलेंगे। दोनों की प्रोसेस सेम है, नीचे की तरफ ही बैठेंगे। लेकिन पहले में हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रॉपर लैंड एरिया की, और दूसरे में हम बात कर रहे हैं कोस्टल प्लेन की। अगर ऊपर उठेंगे तो वर्ड यूज होंगे अपलिफ्टमेंट और अमरजेंस, और अगर नीचे की तरफ बैठेंगे तो वर्ड यूज होंगे सबसिस्टेंस और सबमर्जेंस। ये हमने बात की है एपिरोजेनेटिक फोर्सेस की। जो नेक्स्ट आएगा वो है हमारा ओरोजेनिक फोर्सेस। ओरोजेनिक का मतलब होता है पर्वत निर्माण। ये भी ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, ओरोज प्लस जेनेसिस, यानी कि पर्वतों की उत्पत्ति। अब जो इससे पहले मैंने बात की थी उसमें मैंने बताया था कि जो एपिरोजेनेटिक फोर्सेस रहते हैं वो लंबवत चलते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ ओरोजेनेटिक फोर्सेस की, ये चलते हैं क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स जब होंगी तो उसके द्वारा जो लैंडफॉर्म बनेंगे उसके पीछे इनका हाथ रहेगा। और जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होती हैं वो दो प्रकार की रहती हैं, वो या तो कंप्रेशन होता है या टेंशन। कंप्रेशन को हिंदी में हम बोलते हैं संपीड़न, यानी कि बहुत ज्यादा अगर प्रेशर से अगर सिकुड़ जाना। और टेंशन, टेंशन यानी कि तनाव, तनाव की वजह से कई बार उसमें फोल्डिंग होगी या फॉल्टिंग होगी, जो कि हमारा इस लेसन में हम पढ़ेंगे आगे। हमारा जो देखिए मेन फोकस था, अभी तक मैं दोबारा से बता रही हूँ, हमने बात की है अर्थ मूवमेंट्स की। अर्थ मूवमेंट मैंने दो प्रकार की बताई, एंडोजेनेटिक और एक्सो। हम बात कर रहे हैं एंडोजेनेटिक की, जो कि पृथ्वी के अंतर्जात बल होते हैं। एंडोजेनेटिक के अंदर भी मैंने दो बताए थे, आकस्मिक बल है सडन फोर्सेस, और डायस्ट्रोफिज्म। हमने बात की है इस लेसन में डायस्ट्रोफिज्म की, जो कि धीमी गति से निरंतर चलने वाली हलचलें हैं। डायस्ट्रोफिज्म में फर्दर हमने दो पढ़ लिए, एपिरोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक। एपिरो में दो चीजें थी, अपवर्ड और डाउनवर्ड। और जो ओरोजेनेटिक फोर्सेस हैं उसमें भी दो चीजें हैं, कंप्रेशन और टेंशन। कंप्रेशन की वजह से होंगी फोल्डिंग, और टेंशन की वजह से होगी फोल्टिंग, जो कि इस लेसन में हमें आगे पढ़ना है। देखिए इसमें आपको पता लग रहा होगा कि किस प्रकार से जो हमारी रॉक्स हैं वो बदल जाती हैं। जो इस डायग्राम में आप ए पार्ट देख रहे हैं उसमें आप नॉर्मल देख रहे हैं कि एक जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा है, जो हमारा रॉक का स्ट्रेटा है, वो नॉर्मल ऐसा था। और जब एकदम से उसके अंदर फोल्डिंग हो गई, जब दोनों ओर से उसके ऊपर क्या पड़ा, कंप्रेशन, ठीक है ना। देखिए ए में आपको दिख रहा है जो रेड कलर का मार्कर है, उससे आपको नजर आ रहा है कि दोनों ओर से प्रेशर पड़ा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक चीज पे दोनों ओर से प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। उस सिकुड़ने की वजह से क्या हो गया, उसके अंदर बल पड़ गए हैं, जिसे हम हिंदी में बलन बोलते हैं, बलन। और इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे फोल्ड, यानी कि फोल्ड पड़ गए हैं उसके अंदर। देखिए अब इसी संपीड़न के में जो फोल्डिंग है, अगर वो फोल्डिंग एक बहुत बड़े लेवल पे हो रही है तो उसके लिए ज्योग्राफी में टर्म यूज होती है वार्पिंग। ये फोल्डिंग ही है, लेकिन इसी फोल्डिंग को अगर हम बहुत ही हजारों किलोमीटर तक एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है वार्पिंग। अगर संपीड़न की वजह से चट्टानें ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अप वार्पिंग। और अगर नीचे की तरफ बैठ जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं डाउन वार्पिंग। ये आपके एक या दो नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जो मेन है हमारा सिलेबस में वो है फोल्ड, मैंने बता ही दिया, इसे हिंदी में हम वलन बोलते हैं। जो वार्पिंग देखी हमने, उसी वार्पिंग का
ये एक छोटा रूप है, ठीक है, ये इसका एक छोटा रूप है जिसमें आमने सामने से अगेन संपीड़न अगर होगा, कंप्रेशन अगर होगा, तो जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसके भागों में मोड़ पड़ जाते हैं और लहरें पड़ जाती हैं, लहरनुमा आकृतियां बन जाती हैं, कुछ भाग ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, कुछ भाग नीचे की तरफ रह जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोल्डिंग। देखिए इस चीज को याद रखिएगा कि जो ये फोल्डिंग की प्रोसेस होगी ये सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में होगी। लास्ट लेसन में हमने रॉक्स पढ़ी थी, मैंने बताया भी था कि जो हमारी परतदार चट्टानें वो कंपेरेटिवली सबसे सॉफ्ट रॉक्स मानी गई, सबसे सॉफ्ट होती हैं ये, तो इसलिए उनके अंदर वलन बहुत इजिली पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब भी हमारी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी, जिसे हम हिंदी में अवसादी शैलें बोलते हैं, उनका बहुत अधिक मात्रा में मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, वलन। वो चाहे ऊपर की तरफ जाएंगे, देखिए ऑब्वियसली अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुछ पार्ट नीचे की तरफ भी बैठेगा, तो ये लहरनुमा आकृतियां जब बन जाएंगी तो उसे हम वलन की प्रोसेस बोलते हैं। अब इसी जो वलन है, जो आपका फोल्ड है, इसके बहुत सारे हिस्से हैं, पार्ट्स ऑफ अ फोल्ड हम जिसे कहते हैं। नॉर्मल सी चीज है, जो ऊपर की तरफ हिस्सा उठेगा उसे हम बोलेंगे एंटीक्लाइन, अपनति, और जो हिस्सा नीचे की तरफ रह जाएगा उसे हम सिंक्लाइन बोलते हैं। ऊपर का हिस्सा अपनति, एंटीक्लाइन, जो नीचे की तरफ का हिस्सा है उसे हम सिंक्लाइन या अभिनति बोलते हैं। और जो इनके बीचों बीच से एक हम कल्पित जो लाइन मानते हैं वो इसके एक्सियल प्लेन बोले जाते हैं, अक्षीय तल, ठीक है, इन्हें हम एक्सियल प्लेन्स बोलते हैं। और जो दोनों ओर के इसके पार्ट्स हैं इसे हम वलन की भुजाएं बोलते हैं, भुजाओं के लिए हमने इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया लिम्ब, दोनों ओर जो इसकी भुजाएं हैं उसे हमने लिम्ब बोला है। तो ये डायग्राम आप बनाएंगे जब भी आप फोल्ड्स की बात करेंगे। और इसी के साथ जुड़े हुए दो शब्द हैं, देखिए अभी हमने एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन की बात, एंटीक्लाइन ऊपर का उठा हुआ हिस्सा वलन का, और सिंक्लाइन जो कि नीचे की तरफ बैठेगा। अब अगर एक ही एंटीक्लाइन के अंदर बहुत सारे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन आपको देखने को मिलेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंटीक्लाइनोरियम। और अगर एक सिंक्लाइन के अंदर फर्दर बहुत सारे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन मिलेंगे तो उसे हम बोलेंगे सिंक्लाइनोरियम, ठीक है। आपको इसमें दिख रहा है कि एक एंटीक्लाइन आपको दिख रहा है और एक आपको सिंक्लाइन दिख रहा है बड़ा, लेकिन फर्दर इन्हीं के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे जब वलन पड़ गए हैं तो उन्हें हम एंटीक्लाइनोरियम और सिंक्लाइनोरियम बोलते हैं। फिर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म इसके साथ जुड़ी हुई है डिप, और डिप के साथ ही स्ट्राइक। हमने बताया कि पहले जो रॉक का स्ट्रेटा था वो कैसा था, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, उस हॉरिजॉन्टल के अंदर फिर वलन पड़े हैं, यानी कि पहले वो बिल्कुल क्षैतिज अवस्था में था, जब उस पे कंप्रेशन हुआ तो वो मुड़ गया, और मुड़ने की वजह से वो क्या हुआ, वो अब पहले वाली जो भूमि थी उसके साथ वो कुछ ना कुछ कोण बना रहा है। आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन इसमें नजर आ रहा है, इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये जो आपकी चट्टान थी वो मुड़ गई है। अब वो जितनी मुड़ी है, मुड़ने की वजह से जो उसने कोण बनाया है उस कोण को हम बोलते हैं डिप। यानी कि संपीड़न के बाद जब आपकी शैलें जो हैं वो अपने क्षैतिज तल के सहारे जो भी कोण बनाएंगे उस कोण को हम डिप बोलेंगे, हिंदी में से नति बोला जाता है। और उसी के साथ हम उसका दिशा भी कई बार लिखते हैं, जैसे कि इसमें आपका ये पूर्व की तरफ दिख रहा है ना, तो हम लिख देंगे कि इतना डिग्री पूर्व की तरफ। आपके बुक्स में पश्चिम की तरफ मिलेगा तो उसमें लिखा है 60 डिग्री पश्चिम। यानी कि कोई भी रॉक जो है वो प्लेन सरफेस के सहारे कितनी मुड़ी है, कितने डिग्री उसमें मुड़ाव आ गया है, उतने उस डिग्री को हम बोलेंगे डिप। और स्ट्राइक क्या होगा, स्ट्राइक वो लाइन है जो उस डिप की लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, दैट इज स्ट्राइक, ठीक है। नदी के साथ समकोण बनाने वाली 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली कल्पित रेखा को हम स्ट्राइक बोलते हैं। तो सिंपल है। उसके बाद इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट चीज देखी, इस ऐसे भी आप इसे दिखा सकते हैं, ये नॉर्मल आपको नजर आ रहा है, इसमें वेस्ट आपको नजर आएगा, उस तरफ ईस्ट है उस तरफ वेस्ट है, और डिप की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, और इसी डिप के साथ ऊपर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जो 90 डिग्री का कोण फॉर्म करेगी, दैट इज स्ट्राइक। तो जो भी आपको इन दोनों डायग्राम्स में इजी लगे, आई थिंक दिस वन इज इजी, तो आप इसको बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोल्ड्स कि कितने प्रकार के वलन, संपीड़न की इंटेंसिटी क्या रही है, उसकी तीव्रता क्या है, और जो रॉक्स हैं वो कितनी कोमल या कठोर हैं। रॉक्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, अगर ज्यादा कोमल रॉक्स हैं, सॉफ्ट है, तो बहुत ज्यादा मुड़ाव आ जाएगा उसमें। तो उसी के आधार पे बहुत सारी फोल्डिंग हमें देखने को मिलती है रॉक्स में। जो सबसे पहली आपको नजर आ रही है, दिस इज सिमेट्रिकल फोल्ड। जब
वलन की दोनों भुजाएं, जिसे हमने लिम्ब बोला था ना लास्ट डायग्राम में, जिसे हमने लिम्ब बोला था, अगर दोनों का झुकाव लगभग इक्वल है तो ऐसे वलन को, ऐसे फोल्ड को हम सिमेट्रिकल या सममित फोल्ड बोलेंगे। बहुत सिंपल सिंपल है, याद रखने में आसान रहेंगे। देखिए, सिमेट्रिकल के बिल्कुल अपोजिट क्या रहेगा? असिमेट्रिकल, असममित, जिसमें दोनों भुजाएं जो हैं, दोनों जो लिम्स हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है ना। देखिए दोनों जो आपको दिख रही भुजाएं वो इक्वल नहीं है, एक भुजा में झुकाव ज्यादा हो जाएगा, एक में कम होगा, एक लंबी होगी, एक छोटी होगी, तो ऐसे फोल्ड को हम असिमेट्रिकल या असममित फोल्ड बोलेंगे। फिर आपका आ जाएगा एक नति, मोनोक्लाइनल। मोनोक्लाइनल का मतलब क्या होगा? जिसमें एक भुजा तो नॉर्मल दिखेगी और जो दूसरी भुजा दिखेगी वो लगभग आपको समकोण बनाती हुई नजर आएगी। देखिए, जिसमें इसमें अब अगर आप लेफ्ट साइड की देखेंगे तो नॉर्मल झुकी हुई है, और जो फिर आपकी राइट साइड की वो एकदम से खड़ी है, यानी कि समकोण बना रही है। यानी कि एक भुजा का झुकाव साधारण होगा और जो दूसरी लिम्ब रहेगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई आपको नजर आएगी, तो उसे हम बोलेंगे मोनोक्लाइनल। और ये क्यों हुआ? क्योंकि एक ओर से संपीड़न ज्यादा हो गया, है ना, यानी कि एक ओर से झुकाव ज्यादा हुआ, एक ओर से काफी कम हुआ, तो उसने ऐसी शेप ले ली, एंड दिस इज मोनोक्लाइनल। नेक्स्ट वन इज आइसोक्लाइनल। इसमें क्या होगा? समनत बल इसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सॉरी, जिसमें दोनों ओर से इतना अधिक संपीड़न हो जाएगा, इतना अधिक कंप्रेशन हो जाएगा कि जितने भी जो लिम्स हैं, जितनी भुजाएं हैं, वो एक दूसरे के समानांतर आ जाती है। दिख भी रही हैं आपको, बिल्कुल समानांतर नजर आ रही हैं। दिस वन इज आइसोक्लाइनल फोल्ड। देखिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं ओवरटर्न्ड फोल्ड, जिसे हम ओवरफोल्ड भी बोलते हैं, प्रतिवलन। इसमें यही होगा कि अगर संपीड़न बहुत ज्यादा हो गया है तो वलन की भुजाएं जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर उलट जाती हैं। देखिए, इसमें आपको दो दो भुजाएं दिख रही हैं ना, तो जो एक तरफ की है वो दूसरी ओर से उसको ओवरलैप करने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर झुक गई है। लेकिन ये झुकाव अभी कैसा है? ये अभी वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल अगर हो जाएगा तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा, ठीक है। अभी ओवरटर्न फोल्ड है, जिसमें कि एक भुजा के ऊपर दूसरी भुजा ऑलमोस्ट जो है वो झुक गई है। अब अगर ये झुकाव और ज्यादा होगा, दिस वन, देखिए इन दोनों में डिफरेंस हमें समझना है। इसमें हल्का सा झुकाव हुआ है, इसमें जो दूसरी भुजा थी उसके ऊपर पहली भुजा ऑलमोस्ट उसके ऊपर आ गई है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड, परिवलित फोल्ड इसे हिंदी में कहा जाएगा, जिसमें ऑलमोस्ट एक दूसरे के समानांतर आ गई हैं। ओवरटर्न्ड में समानांतर नहीं हुई है अभी, इसके अंदर ये समानांतर आ गई है, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये चीज याद रखिएगा कि समानांतर तो आ गई हैं दोनों भुजाएं, लेकिन टूटा नहीं है अभी ये फोल्ड। जब ये टूट जाएगा तो फिर अगेन इसका नाम कुछ और हो जाएगा। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम कहलाएगा ओवर थ्रस्ट फोल्ड। देखिए, इसमें इसमें आपको दिख रहा है ना डायग्राम में कि वो टूट गया है बीच से, ठीक है। पहले वालों में टूटा नहीं था, सिर्फ वो समानांतर आया था, इसमें समानांतर तो आएगा ही लेकिन वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा कंप्रेशन अगर दोनों ओर से हो गया है कि जो उसका प्लेन के ऊपर वो टूट जाएगा और बहुत एक दूसरे को वो क्या कर लेंगे? सुपर इम्पोज कर लेंगे, तो उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे ओवर थ्रस्ट फोल्ड। और इस पूरी प्रोसेस को हम थ्रस्टिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसमें वो ओवरलैप कर लेंगे और टूट जाएंगे। और सेम इसी का जो नेक्स्ट स्टेप कहलाता है दैट इज नापे फोल्ड। नापे फोल्ड का मतलब यही रहता है कि जब जो हमारा इससे पहले मैंने आपको दिखाया ओवर थ्रस्ट फोल्ड, इसमें क्या था कि दोनों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर टूट गए, टूट के जब वो डिस्प्लेस होके बहुत दूर तक चली जाएं तो कहलाते हैं वो नापे, ठीक है। तो नापे का निर्माण क्या हो कैसे होगा? जब अत्यधिक कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन की वजह से फोल्ड टूट गया है, और टूटने के बाद वो वहां से डिस्प्लेस भी हो गया है, वो डिस्प्लेस होके कहीं और चला गया है, अपने मूल स्थान से कहीं और चला गया है, तो उसे हम बोलते हैं नापे। चलिए, ये देखिए वही प्रोसेसेस आपको मैंने दिखाई है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें कि सबसे पहले जो बना था वो बना था ओवरफोल्ड, ओवरफोल्ड के बाद वो रिकम्बेंट बना था, रिकम्बेंट के बाद वो ओवर थ्रस्ट हुआ जिसमें कि वो टूट गया, और ओवर थ्रस्ट के बाद वो खिसक के बिल्कुल कहीं दूर चला गया, तो फिर वो नापे। तो ये प्रोसेसेस हैं, तो आप एक डायग्राम में वो सभी भी दिखा सकते हैं। मैंने आपको अलग अलग दिखाई थी इस प्रकार से, और जो ये डायग्राम है इसके अंदर वो आप नंबर वाइज भी दिखा सकते हो कि कैसे स्टेप बाय स्टेप नापे बनता है। उसके बाद आपका आगे रहता है फैन फोल्ड,
जिसे हम पंखाकार वलन बोलेंगे। दिख ही रहा है आपको कि एक पंखे के आकृति में बहुत सारे फोल्ड अगर पड़ जाएंगे, यानी कि अगर किसी भी भूखंड पे तीव्र संपीड़न बहुत ही लंबे टाइम तक चलता रहेगा तो छोटे छोटे बहुत सारे फोल्ड्स उसके अंदर बन जाएंगे और दूर से वो एक पंखे की आकृति नजर आती है, तो उसे हम फैन फोल्ड बोलते हैं। एंड उसके बाद आप क्या जाते हैं ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन का मतलब सेम है कि किसी भी वलन की जो दो भुजाएं मैंने बता दी थी आपको, उनके बीच के जो कोण है वो 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो ओपन फोल्ड रहेगा, और अगर वो एक्यूट एंगल रहेगा, कम रहेगा 90 से, तो वो जो है आपका क्लोज्ड फोल्ड कहलाएंगे। ठीक, तो बहुत सिंपल से चीजें थी ये। अगेन आपको वो डायग्राम्स मैंने दिखाए हैं, आप इन सभी को इजीली एक उसमें भी दिखा सकती हूँ, मैंने अलग अलग दिखाया था, आप इनको एक डायग्राम में भी दिखा सकती हो। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे फोल्ड की। हमने कहाँ से शुरुआत की थी, डायस्ट्रोफिज्म से शुरुआत की थी। डायस्ट्रोफिज्म में मैंने बताया था एपियोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक। ओरोजेनेटिक के अंदर फिर हमने बात की है कंप्रेशन की और टेंशन की। कंप्रेशन की वजह से बने थे फोल्ड और टेंशन की वजह से बनेंगे फोल्ड। ठीक है, फोल्ड का मतलब क्या है कि चट्टानों का तनाव की वजह से टूट जाना और फिर डिस्प्लेस हो जाना। ठीक है, फोल्डिंग का मतलब है तनाव की वजह से जब भी चट्टाने क्रैक होंगी। फोल्ड में क्या था, हर एक प्रकार के फोल्ड में चट्टाने क्रैक नहीं हुई थी, वो सिर्फ मुड़ी थी। क्रैक सिर्फ लास्ट में नापे में जाके हुई है, राइट। लेकिन फोल्ड में क्या होगा, चट्टाने क्रैक जरूर होंगी और वो डिस्प्लेस होंगी, ऊपर नीचे हो जाएंगी, कुछ ऊपर हो गई हैं, कुछ नीचे आ जाएंगे, तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो दैट इज फोल्डिंग प्रोसेस। देखिए ये इसका डायग्राम जैसे कि हमने फोल्ड में देखा था ना, तो इसमें क्या रहेगा कि जो ये फोल्ड प्लेन है, देखिए ये पूरा का पूरा ब्लॉक पहले एक था। फोल्ड प्लेन के सहारे क्या हुआ है कि एक ब्लॉक ऊपर रह गया है और एक ब्लॉक नीचे की तरफ आ गया है। जो ऊपर रह गया वो अप थ्रो ब्लॉक है, जो नीचे की तरफ आ गया वो डाउन थ्रो ब्लॉक है। और जिस तल के सहारे ये पूरा डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज फोल्ड प्लेन, जो बीच में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से नीचे आया और एक ब्लॉक ऊपर की तरफ रह गया। बीच का प्लेन मैंने फोल्ड प्लेन बता दिया। फोल्ड डिप, जैसे कि फोल्ड में डिप आया था ऐसे ही फोल्ड के अंदर भी डिप होता है। डिप मैंने बताया ही था, जो कोण कि भी कितना कोण बनाया है उसने, दैट इज डिप। और अप थ्रो और डाउन थ्रोन आप देख रहे हो। और उसके अलावा दो टर्म्स और हैं इसमें, हैंगिंग वॉल और फुट वॉल। हैंगिंग वॉल होगा जो भी आपका ये भ्रंश का तल रहता है जिसे हम फोल्ड प्लेन बोलते हैं। फोल्ड प्लेन का जो ऊपरी का हिस्सा रहता है उसे हम हैंगिंग वॉल बोलते हैं, जिसका नीचे का हिस्सा होता है उसे हम फुट वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सारे टर्म्स याद रखनी है। ये देखिए आपको नजर आ जाएगा सिंपली कि किस प्रकार से पूरा का पूरा एक ब्लॉक था और फिर एक ब्लॉक ऊपर की तरफ चला गया और एक ब्लॉक नीचे की तरफ आ गया। जो बीच का होलो पार्ट आपको दिख रहा है, खाली हिस्सा जो दिख रहा है, वो इसका फोल्ड प्लेन है। इस प्लेन के सहारे एक हिस्सा नीचे रह गया और एक हिस्सा ऊपर की तरफ रह गया। ठीक है, तो आपको नजर भी आ रहा होगा कि फोल्डिंग और फोल्डिंग में कितना डिफरेंस है। फिर अगेन हम बात कर लेंगे इनके पार्ट्स के, जो मैंने बता ही दिए। दोनों में जो आपको इजी लगे, आपको नजर आ रहा है फोल्ड प्लेन, इसी को हम फोल्ड स्क्रैप भी बोल देते हैं। फिर एक फुट वॉल है जो नीचे की तरफ का हिस्सा है, फिर एक हैंगिंग वॉल है जो ऊपर की तरफ का हिस्सा है। तो जो भी आपको इजी टू मेक लगे आप उसे बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फोल्ड्स के, जो कि लास्ट रहेगा इस लेसन में। उसके बाद हम थोड़े से इनके लैंडफॉर्म्स की भी बात करेंगे कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं फोल्ड से। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ फोल्ड्स की। भ्रंश के प्रकार कौन कौन से हैं। मुख्यतः तीन हैं, एक और है जो नेक्स्ट डायग्राम में दिखाऊंगी। तीन कौन से हैं, नॉर्मल, रिवर्स और स्ट्राइक स्लिप। स्ट्राइक स्लिप को हम लेटरल भी बोल देते हैं कई बार। देखिए जो वेरी फर्स्ट है आपका नॉर्मल फोल्ड, जिसे हम सामान्य भ्रंश भी बोलेंगे, उसमें क्या रहेगा कि कभी भी जो दो भूखंड हैं दरार पड़ जाने की वजह से एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे। सिंपल सा इसके पीछे फॉर्मूला है, अगर एक दूसरे से विपरीत जा रहे हैं तो नॉर्मल फोल्ड है। नेक्स्ट है रिवर्स, जब एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे हैं। देखिए एरो के निशान से क्लियर कर लीजिए, नॉर्मल में एरो के निशान एक दूसरे के विपरीत है, सिंपल सा फॉर्मूला है। रिवर्स में एरो के निशान एक दूसरे के सामने है। तो जब भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होंगे दोनों ब्लॉक्स, तो उससे जो बनेगा फोल्ड वो होगा आपका सामान्य भ्रंश, नॉर्मल फोल्ड। जब भी दरार पड़ जाने की वजह से दोनों ब्लॉक एक दूसरे के आमने सामने खिसकेंगे, तो उससे जो भ्रंश बनेगा वो बनेगा आपका रिवर्स फोल्ड,
जिसे हम हिंदी में व्युत्क्रम भ्रंश बोलते हैं। और जो तीसरा रहता है आपका, उसे हम स्ट्राइक स्लिप फोल्ड या लेटरल फोल्ड, हिंदी में इसे हम पार्श्वीय या नति लंबी सर्पण भ्रंश भ्रंश, बहुत सारे नाम हैं इनके। इंग्लिश में इजी है नाम, आप इंग्लिश में लिख के, इंग्लिश में हेडिंग लिख के आप उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब इसमें क्या रहेगा, पार्श्वीय में लेटरल की मैं बात कर रही हूँ, स्ट्राइक स्लिप की मैं बात कर रही हूँ, ये नॉर्मल ये होगा कि जिसमें एक दूसरे के सहारे हॉरिजेंटली मूवमेंट होगी, यानी कि कोई भी ऊपर नहीं जाएगा, कोई नीचे नहीं जाएगा, उसमें एक दूसरे के सहारे वो खिसक जाएंगे। समझ रहे हैं आप, एक दूसरे के सहारे वो खिसक रहे हैं, तो उसमें उससे जो बनेगा उसे हम कहलाएंगे स्ट्राइक स्लिप फोल्ड। और जो लास्ट आपके बुक्स में आपको मिलेगा दैट इज स्टेप फोल्ड, सोपानी भ्रंश। नाम से सोपान का मतलब होता है सीढ़ियां, यानी कि बार बार अगर तनाव बढ़ रहा है चट्टानों पर, तो बहुत सारे भ्रंश जो है वो आपको एक लाइन में नजर आएंगे ना। नॉर्मली तो हमने दो दो ब्लॉक्स की बात की थी, इसमें फिर मल्टीपल बहुत सारे ब्लॉक्स बन जाएंगे, फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड, तो आपको सीढ़ी नुमा आकृतियां अगर नजर आएंगी तो उसे हम बोलते हैं स्टेप फोल्ड। तो ये 4 प्रकार के फोल्ड थे हमारे। और लास्ट में मैं टोपोग्राफी की बात करूंगी कि ऐसी कौन कौन सी आकृतियां हैं जो फॉल्ट की वजह से बनती हैं। अब तक आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि जो भी फॉल्ट है उसकी वजह से कुछ हिस्से ऊपर की तरफ रह जाते हैं और कुछ हिस्से नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। इसी से स्पष्ट है कि जो हिस्से ऊपर की तरफ बैठ जाएंगे, रह जाएंगे, उसे हम होस्ट बोलेंगे, और जो नीचे के हिस्से हैं वो ग्राबेन कहलाते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं होस्ट की। होस्ट का मतलब है ऊंचा उठा हुआ हिस्सा, ब्रंच का ऊंचा उठा हुआ हिस्सा, जिसे हम ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं। देखिए माउंटेन्स में, नॉर्मल माउंटेन्स में, ब्लॉक माउंटेन्स में डिफरेंस होता है। ब्लॉक माउंटेन का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो सपाट होता है, समतल। नॉर्मली जब भी हम माउंटेन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऊपर से उनको हम नुकीला बनाते हैं ना, लेकिन उस नुकीले को ना बना के अगर आप ऊपर के हिस्से को समतल कर दोगे तो उसे हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, यानी कि आपको नुकीला नहीं मिलेगा वो। तो इनके शिखर समतल होते हैं, उन्हें हम ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे। और कैसे बनेंगे, जब भी दो दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाए या ऊपर का भाग स्थिर रहे और आसपास के हिस्से नीचे की तरफ बैठ जाएं, तो बीच का शिखर जो है वो ऊंचा उठा दिखेगा, जिसे हम ब्लॉक माउंटेन या होस्ट बोलेंगे। होस्ट जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन लैंग्वेज से है, जिसका मतलब होता है पर्वत, क्योंकि होर्ज वहां पे एक पर्वत भी है, तो उसी से हमने इसे डिराइव किया है। तो होस्ट आपको समझ में आ गया। और जो नेक्स्ट आपका रहेगा वो रहेगी आपकी रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली को ही हम ग्राबेन भी बोल देते हैं। रिफ्ट वैली का मतलब जब भी दो भ्रंशों के बीच का हिस्सा या तो नीचे की तरफ बैठ जाए या नीचे बीच का हिस्सा एज इट इज रहे, आसपास के हिस्से ऊपर उठ जाएं, तो ऑब्वियसली जो बीच का हिस्सा होगा वो नीचे की तरफ रह जाएगा। तो इन प्रोसेसेस से होस्ट बनेगा और ग्राबेन बनेगा। ये आपको एक ब्लॉक माउंटेन में दिखा रही थी कि इनके जो शिखर है वो ऊपर की तरफ समतल है, आसपास के हिस्से नीचे की तरफ बैठे हुए हैं, और जो ये बीच का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। दिस इज अ ब्लॉक माउंटेन एंड दिस इज द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर एक बहुत ही बड़ी रिफ्ट वैली है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली मानी गई है। ये तकरीबन आप लगा लीजिए कि इजराइल और जॉर्डन से शुरू होती है और पूरे फिर रेड सी को कवर करती हुई लगभग 4800 किलोमीटर की लंबाई के अंदर ये फैली हुई है। बहुत सारी झीलें, बहुत सारे सीज इसके अंदर आते हैं। दिस इज द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। और जो लास्ट आपकी बुक्स में है दैट इज फोल्ड स्कार्प, हम इसके बारे में पहले पढ़ भी चुके हैं। भ्रंश कगार इसे बोलेंगे, जिसमें क्या रहेगा कि नॉर्मली एक हिस्सा एज इट इज आपको दिख रहा है, दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ बैठ जाएगा, तो जो बीच का हिस्सा, जो दरार पड़ी है, उसे हम फोल्ड स्कार्प बोलते हैं। मोस्टली जो ये आपको मिलेंगे समुद्र के किनारे मिलते हैं, और भारत में जो हमारा वेस्टर्न घाट्स हैं, पश्चिमी घाट जिसे हम बोलते हैं ना, आप अपना जैसे मुंबई से शुरू होके फिर आपका कर्नाटक आ जाता है, देन जो आपका नीचे का पार्ट आ जाएगा, हम चले जाएंगे कन्याकुमारी तक। तो जो नीचे का पूरा फिर केरला, पूरा का पूरा जो वो हमारा पार्ट है वेस्टर्न घाट्स का, उस पूरे हिस्से को हम ऐसा ही फॉल्ट स्कार्प ही बोलते हैं कि जो एक हिस्सा था वो एज इट इज रहा, और जो समुद्र की तरफ का हिस्सा था वो नीचे की तरफ बैठ गया, तो वो स्कार्प बोला जाता है पूरा का पूरा हिस्सा। तो यहाँ पे आपका लेसन फिनिश होता है। ऑल द बेस्ट।